नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के लिए जैसे कि चैप्टर वाइज वीडियो हम इससे पहले आपको करा रहे हैं, परंतु आज वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम एक पार्ट में लगभग 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चैप्टर है हमारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण। शॉर्ट फॉर्म में हम पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट जो है इसे कह सकते हैं। चैप्टर नंबर जो है हमारा 16 है और इसका पार्ट नंबर 1 हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है, सुनामी शब्द है जापानी शब्द है, यूनानी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है या स्पेनिश शब्द है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सुनामी जो है वो शब्द कौन सा है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जापानी शब्द जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सुनामी आपका एक जापानी शब्द है और सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न जो लहरें हैं उन्हें हम सुनामी नाम से जो है वो जानते हैं। सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी जो है वो कहते हैं। देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। 4 ऑप्शन है, बोफोर्ट पैमाने पर, डेसिबल में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने पर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है वो मापी जाती है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी रिएक्टर पैमाने पर जो है वो सही हो जाएगा। तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी जाती है और इसके लिए यंत्र कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। तो सिस्मोग्राफ आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये भी अलग से जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो सिस्मोग्राफ यंत्र का जो प्रयोग है वो लागू कह सकते हैं या प्रयोग जो है वो किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार जो है वो सही हो जाएगा। तो सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जो राज्य है वो बिहार है और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि जो यहाँ पर आबादी निवास करती है वो सबसे ज्यादा ऐसे स्थानों पर निवास करती है जहां पर बाढ़ आने की संभावना सबसे ज्यादा जो है वो रहती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। प्रश्न है आपका कि भूकंप का अध्ययन जो है वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, टोमोलॉजी या पोमोलॉजी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सिस्मोलॉजी जो है वो सही हो जाएगा। तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी जो है वो कहलाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर टोमोलॉजी लिखा हुआ है, तो टोमोलॉजी नहीं, आपका टोपोलॉजी होता है जो कि कंप्यूटर से जो है वो संबंधित होता है। पोमोलॉजी की बात करें तो ये आपका वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आप कह सकते हैं फल और इसकी जो खेती है उसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। फल और उसकी खेती जो है उसका अध्ययन किया जाता है। तो यह वनस्पति विज्ञान से जो है वो पोमोलॉजी जो है वो संबंधित है। इसके अलावा बात करें कॉस्मोलॉजी की, तो कॉस्मोलॉजी आपसे काफी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका जो ब्रह्मांड विद्या है या खगोल विज्ञान है उसकी एक शाखा है जिसमें आप कह सकते हैं ब्रह्मांड से जुड़ी जो तमाम बातें हैं उसका अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। ब्रह्मांड से जुड़ी जो है इसमें जो बातें हैं उसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो खगोल विज्ञान से जो है ये संबंधित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या बेंगलुरु। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये नई दिल्ली में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं छठा कि देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है वो कहाँ हुई। गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या पंजाब में। देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है वो कहाँ हुई। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में यदि स्थान की बात करें तो लातूर जो स्थान है वहां पर जो है वो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां। अगला प्रश्न सातवां है, आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहां किया गया? 4 ऑप्शन है, सन दे रखे हैं, स्थान दे रखा है। आपको छांटना है कि आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहां किया गया। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1994 में जापान में जो है वो किया गया। और यदि आप मंथ याद रखना चाहते हैं तो मई में जो है ये महीना था, मई 1994 में जापान में। और जापान के अंतर्गत कौन सा स्थान? तो स्थान का नाम था माकोहामा। माकोहामा ये जो है वो स्थान का जो है वो नाम था। डिटेल में यदि आपसे पूछा जाएगा तो स्थान का नाम जो है इस प्रकार से दिया जा सकता है, परंतु आपको जापान बस याद होना चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो हमेशा लेकर आता रहूं। प्रश्न आपका क्या है? आठवां, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 7, 3 या 9? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 5 जो है वो सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है? तो 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसके बारे में 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सबसे जरूरी ये आपको पता होना चाहिए। और स्थापना इसकी कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो 1995 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां। प्रश्न आपका है कि सुनामी जो है उसका कारण है एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर या समुद्र तल में भूकंप। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सुनामी का कारण इनमें से कौन सा सही होगा। अच्छा, सुनामी की बहुत लोगों को स्पेलिंग नहीं पता होगी, तो सुनामी की स्पेलिंग टी से शुरू होती है, ये आपको पता होना चाहिए। टी, उसके बाद SUNAMI, क्योंकि काफ़ी बार इंग्लिश में ये जो आपके सही स्पेलिंग छांटने वाले प्रश्न आते हैं उनमें पूछी जाती है, तो टी से शुरू होती है, जो आप बोलते हैं उसमें टी जो है वो साइलेंट रहता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी समुद्र तल में भूकंप जो है वो सही हो जाएगा। तो समुद्र तल में जो भूकंप आता है उसके कारण उत्पन्न होती है आपकी सुनामी। तो सुनामी मैंने सबसे पहला प्रश्न बताया था आपको कि ये एक जापानी भाषा का जो है वो शब्द है। ये पूछा जाता है आपसे, जापानी भाषा का जो है वो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें, इसका अर्थ होता है। और समुद्र तल से आप कह सकते हैं जो समुद्र तल है उसमें जो उत्पन्न भूकंप है उसके कारण समुद्र का जो जल होता है वो बड़ी मात्रा में तट की ओर बढ़ने लगता है, आने लगता है, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा जन धन की हानि भी जो है इससे होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी या चक्रवात। तो मेन फोकस किस पे किया गया है? प्राकृतिक आपदा जो है वो नहीं है, यानी कि प्राकृतिक कारणों से नहीं होगी। बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट से लगी आग जो है ये प्राकृतिक कारण में नहीं आते हैं। प्राकृतिक कारण में आप कह सकते हैं जैसे कि भूकंप है, सुनामी है, चक्रवात है, और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्राकृतिक कारणों से आती हैं। प्राकृतिक मतलब जिसमें मानव का कोई रोल नहीं होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। 4 ऑप्शन है, सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमोग्राफ या पॉलीग्राफ। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा।
चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ जो है वो सही हो जाएगा। तो भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक जो यंत्र है इसके द्वारा रेखांकित या कह सकते हैं निरूपित जो है वो किया जाता है। और जो भूकंप की तीव्रता है इसको जो सिस्मोग्राफ है इसके द्वारा रिएक्टर स्केल जो है, रिएक्टर स्केल पर जो है वो मापा जाता है। और इस स्केल पर यदि आप कहें तो अलग अलग मानक, यानी कि जैसे कोई स्केल है इसमें इस प्रकार से नंबर लिखे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं स्टार्टिंग में जो नंबर लिखे हुए हैं उसमें 2.0 से लेकर 3.0 तक की जो तीव्रता है इसको आप हल्के भूकंप की श्रेणी में रखते हैं, जबकि 6.2 तीव्रता का यदि भूकंप आया है तो वो शक्तिशाली भूकंप में आता है। आप देखते हैं जैसे न्यूज़ आती है उसमें लिखा होता है 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, तो वो तीव्रता को दर्शाता है कि उससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितना उस पर उसके कारण कितना असर हुआ है, तो ये जो है इससे निकाला जाता है। देखते हैं चलिए अपना अगला प्रश्न 12वां। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी या सर्वमापलिक। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान में जो भूकंपीय लहरें होती हैं उसका सिस्मोग्राफ जो यंत्र मैंने ऊपर भी आपको बताया, सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन जो है वो किया जाता है। और इसके द्वारा आप कह सकते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक हलचलें होती हैं उसके विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे कि समुद्री भूकंप, या कह सकते हैं निष्कर्षता कि समुद्री भूकंप पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कि सुनामी के रूप में जो है इसमें दिखाई देते हैं। तो आपकी पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो भूकंप विज्ञान आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। प्रश्न आपका है सुनामी नाम किसे दिया गया है? भूकंप को, चक्रवात को, ज्वारीय तरंग को या समुद्र के नीचे की तरंगे। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी समुद्र के नीचे की तरंगे जो है आपका सही हो जाएगा। तो समुद्री तूफान को जापानी भाषा में क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं, यानी कि जो बंदरगाह है उसके निकट या उसके नीचे की जो लहरें हैं, बंदरगाह के निकट और कह सकते हैं समुद्र के नीचे, क्योंकि जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्र के पास बने होते हैं, तो वही कह सकते हैं बंदरगाह के निकट समुद्र के नीचे जो है उसकी लहरें। तो ये लहरें आपकी बहुत लंबी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली जो है वो होती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। अगला प्रश्न 14 है कि गिर सेर परियोजना स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई सिंगों का घर, या हम कह सकते हैं होम ऑफ एशियाटिक लॉयन, इसकी उपमा से आपका प्रसिद्ध है गिर सेर परियोजना या गिर अभ्यारण्य। यहाँ पर मैं इंग्लिश वाला टर्म लिख देता हूँ, होम ऑफ एशियाटिक लॉयन, ये जो है इसे उपमा दी जाती है। और 1973 में राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे घोषित किया गया था, गिर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात के अंतर्गत कहाँ स्थित है, तो गिर सेर परियोजना गुजरात के जूनागढ़ में जो है वो स्थित है, यदि ज़्यादा डिटेल में पूछा जाए। चलिए कुछ और भी बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि आपका बांदीपुर हो जाता है, लगभग 4-5 आपको पता होने चाहिए। इसमें आपका बांदीपुर हो जाएगा जो कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। और आपका कार्बेट है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा है आपका, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। मानस आपका पूछा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। और
आपका सरिस्का पूछा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। और सुंदरवन तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है वो स्थित है। तो ये गिने चुने हैं, इनको ध्यान रखिएगा, जो बार बार रिपीट होते हैं। ये सुंदरवन जो है आपका पश्चिम बंगाल में जो है वो स्थित है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। देखिए मैंने अभी आपको बताया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि गिने चुने ऐसे हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। अब जो राजस्थान में स्थित है, इसके अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो आपका राजस्थान के अलवर में जो है वो स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बारे में यदि आपको पता होना चाहिए तो ये पता होना चाहिए कि 1958 में इसे वन्य जीव अभयारण्य जो है वो घोषित कर दिया गया था। वन्य जीव अभयारण्य। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए कि 1979 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में जो है इसे शामिल किया गया था। मैंने आपको बताया बाघ संरक्षण से संबंधित है, तो 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसमें शामिल किया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो एक ऊपर गिर शेर परियोजना वाला क्वेश्चन आया था, वहां पर मैंने आपको बताया था। 4 ऑप्शन है 1972, 1973, 1981 या 1985। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1973 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू जो है वो किया था। किसके लिए किया था? जो बाघ है यानी कि टाइगर है उसके संरक्षण के लिए जो है वो किया गया था। और इसके साथ साथ क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस राज्य में जो टाइगर हैं या बाघ हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे है। ये आपको पहली चीज पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि बाघ के संबंध में एक दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। वो कब मनाया जाता है? तो वो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपका 12 जुलाई को जो है वो बना रहा हूँ, यानी कि आगे आने वाला जो 29 जुलाई होगा उसमें आपका अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि बाघ की संख्या कितनी। तो 2018 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 जो है वो है। 2018 में एक सर्वेक्षण के अनुसार ये जो लिस्ट है जो है वो जारी की गई थी। और एक चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो 2010 में जब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तब रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है उसमें टाइगर समिट जो है उसके दौरान एक समझौता किया गया था। उस समझौते में क्या था कि 2022 तक एक लक्ष्य रखा गया था, और इस लक्ष्य में जो विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में बाघों की जो संख्या है उसे जस्ट डबल करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था, यानी कि दोगुना करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे, इसके बाहर से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो जितनी चीजें आपसे पूछी जा चुकी हैं अन्य एग्जामों में सब मैंने आपको बता दी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। फूलों की घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। आप सभी जानते हैं फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तराखंड में जो है वो स्थित है। और डिटेल में बात करें तो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में जो है वो स्थित है। और जो यूनेस्को है, जो विश्व धरोहर स्थल जो है उसके रूप में भी इसे जो है वो घोषित कर चुका है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला राज्य वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। 4 ऑप्शन है, मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या कान्हा। किस लिए आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य जो है इसमें
काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना 1908 में जो है वो की गई थी। तो स्थापना वर्ष भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और लास्ट प्रश्न 19, क्योंकि इसके बाद वाला जो 20 प्रश्न होगा वो हम आपसे जो है वो पूछेंगे। तो प्रश्न आपका 19 क्या है? निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी, 4 ऑप्शन है। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर सभी लेटेस्ट अपडेट, PDF सारी चीज़ें आपको वहीं पर जो है वो मिलती रहेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी चंदौली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यूपी जो है यानी कि उत्तर प्रदेश, इसके चंदौली जिले में आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो स्थित है। स्थापना कब हुई थी? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में जो है वो हुई थी। और ये अभयारण्य विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उसके लिए जो है वो प्रसिद्ध है, यानी कि अलग अलग जीव जंतु इसमें जो है वो पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहा जाता था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर सी, और उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी। इन चारों में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।